गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तुम सब अपने अपने घरों पे ठीक हो, स्वस्थ हो? तो चलो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन का हमने एक्सप्रेशन निकालना सीखा था। तो आज हम करेंगे उससे और फर्दर स्टडी करेंगे। आज हम देखेंगे टॉर्क। टॉर्क ऑन ए डाइपोल। ठीक है। और टॉर्क क्या है ये तो हम जानते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है ये तो हम जानते हैं। हमने फर्स्ट ईयर में हमने किया था, टॉर्क का डेफिनेशन किया था। टॉर्क है कि आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी अगर ये एक रॉड है, ठीक है, इसके इस तरफ से एक फोर्स लग रहा है इक्वल एंड ऑपोजिट, इस तरफ से एक फोर्स लग रहा है, इस तरफ से एक फोर्स लग रहा है, सपोज F1 और F2 दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये घूमेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, एट एन एंगल थीटा में ये क्या करेगा, घूमता रहेगा। सपोज ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के बराबर ये क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। ठीक है। तो ठीक वैसे ही जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो भी रोटेट करता है, और जिसके वजह से डाइपोल में एक टॉर्क जनरेट होता है। उसी टॉर्क का एक्सप्रेशन अभी हम देखेंगे। ठीक है, उसी टॉर्क का एक्सप्रेशन अभी हम देखेंगे। तो सपोज ये मेरा डाइपोल है। सपोज मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ड्रॉ कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरफ से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ठीक है। और सपोज दूसरे कलर से दे देता हूँ, ये मेरा डाइपोल है। सपोज ये मेरा डाइपोल है, ठीक है। सपोज ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। माइनस क्यू है और प्लस क्यू है। इसी माइनस क्यू के ऊपर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। इसी माइनस क्यू के ऊपर दूसरे इंक से दिखा देता हूं। इसी माइनस क्यू के ऊपर फोर्स रहेगा, इस तरफ से मेरा फोर्स रहेगा क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई रहेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर इस तरफ से फोर्स रहेगा क्यू ई माइनस क्यू ई। ये प्लस क्यू ई हो गया, ये माइनस क्यू ई हो गया, जिसके वजह से ये अगर डाइपोल है तो ये डाइपोल का ये हो गया लेंथ 2a। इस तरफ से रहेगा मेरा डाइपोल मोमेंट p वेक्टर, ठीक है। जिसके वजह से ये जो है वो रोटेट करेगा, इस एक्सिस के बराबर ये घूमता रहेगा, ऐसे 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 घूमता रहेगा। ठीक है। अब अगर ये इसका मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहूं, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और सपोज ये P पॉइंट है, तो BP हो गया मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया मेरा, QE। क्यों हमारा फोर्स क्यू है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F बाई Q। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कितना फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, QE फोर्स लगता है। ठीक है। अब ये प्लस QE है, ये माइनस Q है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, जिसके वजह से सेम डायरेक्शन पे नहीं है, जिसके वजह से ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेगा, घूमता रहेगा। ठीक है। ये एंगल हम मान के चलते हैं, ये एंगल हम मान के चलते हैं थीटा। दिस एंगल विल बी द थीटा। ये एंगल मेरा थीटा है, ये मान के चलते हैं हम। ओके, दिस एंगल विल बी द थीटा। सो torque generated on dipole, tau is equals to either force into perpendicular distance। ठीक है, आइदर फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, एक्चुअली इन जनरल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, वो होता है QE। और परपेंडिकुलर है मेरा सपोज इधर से ये अगर ट्वाइस है, ये अगर थीटा है, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा साम पीपुल हेड, पीपुल का मतलब है BP और हेड का मतलब है ट्वाइस है, तो BP इज इक्वल्स टू यानी परपेंडिकुलर BP इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा ट्वाइस है साइन थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू हो गया BP, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू BP, तो हो गया मेरा QE और BP का वैल्यू मेरा ट्वाइस A साइन थीटा, तो हो गया ट्वाइस AQ इंटू E साइन थीटा। थोड़ा सा मॉडिफाइड करके मैंने लिखा। अब ट्वाइस AQ का मतलब डाइपोल मोमेंट P E साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। अब हम तो जानते हैं टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, हम जानते हैं टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। जो देखो हमने फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था AB साइन थीटा को, हम फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि AB साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ये हम लिख सकते हैं। तो PE साइन थीटा को हम वेक्टोरियली हम लिख सकते हैं वेक्टोरियली टॉर्क वेक्टर, वेक्टोरियली टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, द डायरेक्शन कैन बी इवेलुएट, direction can be evaluate using screw rule। ठीक है, यूजिंग स्क्रू रूल। अब स्क्रू रूल क्या है ये तो हम जानते हैं। अगर स्क्रू को मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो टॉर्क का डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा अपवर्ड, और अगर मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो टाउ वेक्टर इक्वल्स टू हमारा आ गया वेक्टोरियल हम लिख सकते हैं P क्रॉस E, और मैग्नीट्यूड पे हम लिख सकते हैं इन मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। यहां तक समझ में आया? स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट उतार लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट बहुत ही यहां तक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का एक मेजर पार्ट हमारा खत्म होता है। वहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का मेजर पार्ट, मेजर कंपोनेंट हमारा खत्म होता है। अब जो हम करेंगे वहां से हमारा इमेजिनेशन लेवल और थोड़ा अप करना होगा और थोड़ा एक लेवल ऊपर ले जाना होगा। कि सर कैसे ले जाएंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे हम, सब कुछ आसान हो जाएगा। चलो तो अभी हम करेंगे एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर। मैं फर्स्ट ईयर में जब पास्कल लॉ कराया था तभी मैंने तुम लोगों को बोला था कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये तुम लोग हर किसी को पता है, तुम लोग जानते हो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन जो रहता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो रहता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहता है। डायरेक्शन जो रहता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन रहता है, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड हो, नॉर्मल टू द प्लेन रहता है हमेशा। ठीक है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तुम लोग जानते हो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन रहता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन, ये तुम लोग जानते हो। ठीक है, सपोज ये अगर कोई एरिया रहा, ऐसा अगर कोई एरिया रहा तो इसका यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा नॉर्मल टू द प्लेन, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, सपोज ये एरिया है ABCD। ठीक है, ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, सब कोई ऐसा कोई सरफेस है, सपोज टोटल सरफेस S,
तो इसका हम छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, छोटा एलिमेंट कंसिडर करेंगे ds। इस तरह से रहेगा मेरा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ds वेक्टर। ठीक है, अब ऐसा कोई टोटल, ऐसा कोई अगर आलू की तरह अगर कोई सरफेस है तो इसका तो सपोज ऐसा कोई सरफेस है। ठीक है, अब इसका तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर हम डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये प्लेनर लेमिना है और ये इनप्लेनर लेमिना है। तो इसका तो हम डायरेक्टली यूनिट वेक्टर, डायरेक्टली हम एरिया वेक्टर नहीं निकाल सकते। तो इसका हम छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे। अगर ये टोटल सरफेस एरिया मेरा एस है तो ये छोटा सा एरिया हम कंसिडर करेंगे ds, उसका हम यूनिट वेक्टर निकाल देंगे ऐसे ds वेक्टर। ठीक है, और टोटल एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, तो टोटल एरिया मेरा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या टर्म कनेक्टेड है, इस एरिया वेक्टर को हमने क्यों किया, अभी एरिया वेक्टर को हमने क्यों किया, क्योंकि अभी जो टॉपिक जो करने वाले हैं उससे एरिया वेक्टर का बहुत लिंक है। इसीलिए मैंने पहले एरिया वेक्टर का एक ओवरव्यू दे दिया, एक आइडिया दे दिया। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके जहां तक लिखा था वो उतार लेना। ठीक है, अभी जो टॉपिक जो करने वाले हैं उससे एरिया वेक्टर का बहुत सारा लिंकअप है। क्यों लिंकअप है, क्योंकि अभी के टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये टर्म कुछ हमें फ्लूइड मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर का कुछ याद दिलाता है। वहां पे हमने पढ़ा था इफ्लक्स, यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस इन यूनिट एरिया, क्रॉसेस इन यूनिट एरिया। यहाँ पर भी सेम है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक चार्ज से क्या निकलता है, लाइन्स ऑफ फोर्स से, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर बेसिक डिफरेंस लिखे तो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसेस पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी किसी भी चार्ज से क्या निकलता है, लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है। इसी लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया से जितना नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, सपोज ऐसा कुछ मेरा अगर एरिया है, सपोज ऐसा कुछ एरिया रहा, ऐसा अगर कुछ एरिया रहा, सपोज ABCD। ठीक है, तो इसका तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, सपोज ये S एरिया है तो सपोज इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ। ठीक है, सपोज ये ds दे देता हूँ, एरिया टोटल। ठीक है, और ds का इस तरफ से डायरेक्शन रहेगा। और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस तरफ से पास हो रहा है, जिस तरफ से लाइन्स ऑफ फोर्स रहेगा उसी तरफ से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं E इंटू ds। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू E इंटू ds। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट है, और इसका SI यूनिट है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, सपोज कुछ एरिया मेरा ऐसा है, एंगल वाइज ऐसे है, सपोज ds है एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे रहेगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, तो ds और E के बीच का एंगल थीटा, तो ds का ds कंपोनेंट यानी बेस कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नॉर्मल है। तो इन दैट केस फाई को मैं लिख सकता हूं E और ds का पैरेलल कंपोनेंट ds cos थीटा, तो हो गया मेरा E ds cos थीटा। यानी इसको मैं लिख सकता हूं E वेक्टर डॉट
ds वेक्टर। क्यू डॉट हमने लिखा क्योंकि a डॉट b हम जानते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है। a डॉट b को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा को हमने लिख दिया ई डॉट डी एस। तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक नया डेफिनेशन आ गया। क्या नया डेफिनेशन आ गया कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नया डेफिनेशन आ गया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट इसका उतार लो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड ds वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब कंडीशन फाई मैक्सिमम कब होगा? फाई मैक्सिमम तभी होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी ई वेक्टर पैरेलल ds वेक्टर, यानी ये केस। इस केस में ई वेक्टर और ds वेक्टर दोनों ही पैरेलल है, जिसके वजह से एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ds वेक्टर विल बी 0 डिग्री। सो फाई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा मेरा ई डी एस, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो। फाई मिनिमम कब होगा? फाई मिनिमम कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब फाई मिनिमम का वैल्यू होगा, फाई मिन का वैल्यू होगा माइनस ई डी एस, यानी कॉस 180 माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस ई डी एस, ठीक है। और फाई जीरो कब होगा? फाई जीरो कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सपोज इस तरफ से मेरा एरिया वेक्टर और इस तरफ से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल 90 डिग्री, तभी मेरा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आया? चलो उतार लो फटाफट। स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो, ठीक है। यानी तीनों कंडीशन में फिर से एक बार दिखा के दे रहा हूं, तीनों कंडीशन में फिर से एक बार दिखा के दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तीनों कंडीशन मैं फिर से एक बार दिखा के दे रहा हूं। तीनों कंडीशन में फिर से दिखा के दे रहा हूं। अगर फाई मैक्सिमम कब होगा? फाई मैक्सिमम दूसरे किसी इंक से दिखा के दे रहा हूं। हाँ, फाई मैक्सिमम कब होगा? सपोज एक एरिया मेरा ऐसा है, सपोज ये एरिया मेरा ds है, तो इस तरफ से रहेगा मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ds वेक्टर, और इसी तरफ से अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहे, इसी तरफ से अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहे, तब फाई मैक्सिमम होगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दूसरा कंडीशन, फाई जीरो कब होगा? सपोज ऐसा कोई एरिया है, ds है, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से है, तो ds और के बीच का एंगल π/2, तो यहाँ पे होगा फाई जीरो, यानी थीटा इज इक्वल टू π/2, यानी 90 डिग्री। और तीसरा कंडीशन,
तीसरा कंडीशन, सपोज ऐसा कोई एरिया हो, ठीक है, और एरिया वेक्टर अगर इस तरफ से रहे, बस सपोज एरिया वेक्टर मेरा इस तरफ से है ds, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे रहे, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे रहे, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फाई हो जाएगा मेरा मिनिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम। दिस इज द 3 कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर यहाँ तक समाप्त हुआ। आशा करता हूँ यहाँ तक तुम लोग समझ गए होंगे। अगले दिन हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, कॉजेस थ्योरम। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।